बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोस्टैटिस्टिक का हमारे साथ BSN 6 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है 3 क्रेडिट हावर का। इस सब्जेक्ट पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा फोकस देनी है क्योंकि थोड़ा टफ भी है और न्यू भी है। तो बायोस्टैटिस्टिक को समझने के लिए आप लोगों ने पहले समझना होगा कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक क्या है? जब हम किसी चीज़ की क्वांटिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, उसकी नंबरिंग को आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। और जब वही स्टैटिस्टिक हम ह्यूमन बीइंग के साथ कनेक्ट करें या लिविंग थिंग के साथ कनेक्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोस्टैटिस्टिक कहेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि बायो जो है ना, ये हमारे साथ लिविंग से निकला हुआ वर्ड है, ठीक है, यानी बायो मीन लिविंग। अच्छा, तो अब हम पढ़ेंगे बायोस्टैटिस्टिक को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू पे नए हैं तो हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया केम्यू को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन के ज़रिए से पूछ सकते हैं। न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन आने के लिए आप लोगों ने बेल आइकन को भी प्रेस करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, लिखा क्या है बायोस्टैटिस्टिक। व्हाट इज़ बायोस्टैटिस्टिक? बायोस्टैटिस्टिक का डिफिनीशन हमारे साथ क्या है कि हम क्या कर देते हैं, हम किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी डेटा को क्या कर देते हैं, पहले उसको कलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। जब उसको हम कलेक्ट कर देते हैं उसको फिर हम फर्दर सीक्वेंस में लाते हैं, ठीक है। उसको हम क्या कर देते हैं? ऑर्गेनाइज कर देते हैं या उसको हम फर्दर सीक्वेंस में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम एनालाइज कर देते हैं। जब हम डेटा को एनालाइज करेंगे तो उसके बाद हम उसी डेटा को समराइज भी करेंगे, ठीक है। समराइज हम किस तरह से करते हैं, यानी हमें पता चलेगा कि इसकी जो इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इतनी ज़्यादा जो वैल्यूज़ दिए गए हैं, इतनी ज़्यादा जो कैटेगरीज दिए गए, इसका फर्दर इसका मेन समराइजेशन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम समराइजेशन के बाद हम फिर क्या करेंगे? डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है, कि हमारे हाथ में जो डेटा प्रेजेंट है, ठीक है, वो कौन सी डेटा है, ठीक है, क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है, उसको हम क्या करेंगे? फर्दर इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, यानी फर्दर एक्सप्लेन करेंगे इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स में लिखे गए हैं कि हमारे इस लेक्चर में जो ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है वो कौन कौन से होंगे। एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर द स्टूडेंट्स शुड बी एबल टू डिफाइन स्टैटिस्टिक। पहले आप लोग स्टैटिस्टिक को जानेंगे, फिर उसके बाद आप लोग पॉपुलेशन को जानेंगे, इंक्लूजन क्या है और एक्सक्लूजन ऑफ क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इसको जानेंगे, डेटा को जानेंगे कि डेटा किस चीज़ को कहते हैं, और लास्ट में हम वेरिएबल्स को समझेंगे। लिखा गया है डिफिनीशन। स्टैटिस्टिक का डिफिनीशन क्या है? स्टैटिस्टिक का डिफिनीशन अगर हम पॉलिटिकल साइंस की व्यू से देखें, ठीक है, तो हमारे साथ लिखा गया है कि जब हम क्या कर देते हैं, जब हम किसी फैक्ट्स को एग्रीगेट कर देते हैं, उसको एग्रीगेशन में लाते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पॉलिटिकल साइंस के थ्रू हम स्टैटिस्टिक कह सकते हैं, ठीक है। यानी हम सोचते हैं कि एक पॉलिटिशियन है, ठीक है, और उसकी बात में कितनी सच्चाई है, कितनी झूठ है, ठीक है, कितना उसकी बात में वज़न है, ठीक है। जब उसको हम क्या कर देते हैं? उसको हम एग्रीगेट कर देते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक कहते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया है? एग्जाम्पल दिया गया है कि पेशेंट अटेंडेंट अ क्लिनिक। पेशेंट जो है ना वो क्या कर देता है? वो एक क्लिनिक को अटेंड कर देता है, ठीक है। तो कितने पेशेंट जो है ना वो क्लिनिक में आता है, ठीक है, कितने कितने पेशेंट्स को कौन कौन सी डिजीज़ है, ठीक है, किस एज के पेशेंट है, कौन सा टारगेट पॉपुलेशन है हमारे साथ, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डेटा सेट। जब हम डेटा को एक सेट में करेक्टराइज कर देते हैं, ठीक है, या हमारे साथ एक डेटा सेट है, उसके हम करेक्टरिस्टिक को देखते हैं, उसके एवरेज को देखते हैं, ठीक है। तो उस एवरेज को या उसकी मीन को निकालना, उसके स्टैंडर्ड डिविएशन को निकालना, ये हमारे साथ क्या है? ये हमारे साथ स्टैटिस्टिक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स डीलिंग विथ कलेक्टिंग, क्लेरिफाइंग, एनालाइजिंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। हमारे साथ स्टैटिस्टिक का डिफिनीशन यहाँ पे दिया गया है कि हम क्या कर देते हैं, जब हम मैथ्स को अप्लाई कर देते हैं किसी भी डेटा के कलेक्ट को, उसकी क्लासिफिकेशन को, उसके साथ साथ उसकी एनालाइज करना, फिर उसके बाद उसकी समराइज करना, और लास्ट में हम उसको इंटरप्रेट कर देते हैं, तो उस डेटा को हम क्या कहते हैं? उसको हम स्टैटिस्टिक कहते हैं। अब स्टैटिस्टिक की कुछ लिमिटेशंस है, ठीक है, तो उसकी लिमिटेशन में कौन कौन से लिमिटेशंस आते हैं? लिखा गया है कि स्टैटिस्टिकल लॉ आर हेल्ड टू बी ट्रू। स्टैटिस्टिकल लॉ को हम क्या कहते थे? जब हमारे साथ हम स्टैटिस्टिक
को फाइंड कर देते हैं, ठीक है, किसी रिसर्च को कर देते हैं, तो उस रिसर्च के लिए हम सारा टारगेट पॉपुलेशन को हम नहीं मतलब काउंट कर सकते, ठीक है, या उसके लिए हम सारे पॉपुलेशन से डेटा नहीं निकाल सकते। तो उस दौरान हम क्या कर देते हैं, उस दौरान हम वहाँ पे एक एवरेज डेटा निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक डिजीज़ के साथ पेशेंट्स आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल टीबी का डिजीज़ हम ले लेते हैं, ठीक है, और हम कहते हैं कि रोज़ हमारे हॉस्पिटल में 20 पेशेंट्स आते हैं, दूसरे रोज़ जो है ना 30 पेशेंट्स आते हैं, तीसरे रोज़ जो है ना 35 आते हैं, ठीक है, इसी तरीके से 25 कभी आते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक एवरेज डेटा निकालेंगे, ठीक है। एवरेज डेटा को हम इस तरीके से निकालेंगे कि मतलब इन सारे डेटा का, सारे दिनों का, जितने भी पेशेंट्स आए हैं उसका एक एवरेज निकालेंगे, ठीक है, कि अब हमारे साथ जो मतलब हम ये कह सकते हैं कि हर रोज़ जो है ना तकरीबन इतने पेशेंट्स हमारे पास आते हैं टीबी का, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या हो गया, ये उस डेटा का एवरेज हो गया। तो जब हम स्टेटिस्टिकल लॉ में हम क्या कर देते हैं, हम स्टेटिस्टिकल लॉ जो है ना वो एवरेज के बेस पे उसको ट्रू हेल्ड कर देते हैं, ठीक है, कि हमारे साथ एवरेज जो डेटा है वो ट्रू है, ठीक है। इसका ये एक लिमिटेशन हो गया। दूसरा लिमिटेशन ये है कि कैन एनालाइज ओनली द कलेक्टिंग मैटर एंड नॉट इंडिविजुअल इवेंट। हम क्या कर देते हैं, हम कलेक्टिंग मैटर के बेस पे उस डेटा को एनालाइज कर देते हैं, इंडिविजुअल डेटा को हम एनालाइज नहीं कर सकते स्टेटिस्टिक में, ठीक है। स्टेटिस्टिक की एक ये लिमिटेशन भी है कि हम किसी एक मतलब फॉर एग्जांपल हम एक पेशेंट को ले लेते हैं कि उसका हम रिसर्च करें, तो हम एक पेशेंट का, एक इंडिविजुअल का रिसर्च नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या कर देते हैं, हम डेटा को कलेक्ट कर देते हैं एक एरिया से, ठीक है, एक टारगेटिंग एरिया से, एक सैंपल से, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड पॉपुलेशन, ठीक है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे साथ क्या आ रहा है, लिखा गया है कि रिजल्ट आर असर्टेन्ड बाय सैंपल्स सो अफेक्टेड बाय सैम्पल एरर, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, हम हर एक रिजल्ट को एक सैंपल के थ्रू क्या कर देते हैं, उसके सैंपल से हम डेटा लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी ने सैंपल गलत लिया है, ठीक है, किसी ने रिसर्च ही गलत किया है, किसी ने डेटा ही गलत लिया है, हमारे साथ डेटा ही गलत आई है, तो उस सैंपल एरर के थ्रू हमारा सारा रिजल्ट जो है ना वो गलत हो सकता है, ठीक है। तो कभी कभार सैम्पलिंग एरर भी हो सकती है और उस सैम्पलिंग एरर की वजह से सारा रिजल्ट जो है ना वो अफेक्टेड हो सकता है। अब लिखा गया है कि अब सैंपल और पॉपुलेशन का आप लोग को यहाँ समझ आएगा। पॉपुलेशन का डिफिनीशन क्या है कि पॉपुलेशन हमारे साथ क्या होती है, पॉपुलेशन जो है ना ये हमारे साथ सारी जो पॉपुलेशंस होती है, आप लोग जानते भी होंगे कि जो यूनिवर्स में जितने भी लोग मौजूद होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि एक होती है टारगेट पॉपुलेशन, एक होती है स्टडी पॉपुलेशन, एक होती है एक्सटर्नल पॉपुलेशन। अब टारगेट पॉपुलेशन क्या होती है, टारगेट पॉपुलेशन हमारे साथ जो रेफरेंस वाला पॉपुलेशन है, फॉर एग्जांपल हम एक रिसर्च कर देते हैं, ठीक है, और उस रिसर्च में हमें दिया गया है कि आपने रिसर्च करना है केपीके में, ठीक है। तो उस केपीके में अब हम जब रिसर्च कर देते हैं, हमारा सारा जो टारगेट पॉपुलेशन है वो क्या है, केपीके है। अब केपीके में सारे लोगों से तो हम डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, तो हर एक पर्सन तक हम नहीं पहुँच सकते, ठीक है। हमारे साथ इतने लोग नहीं है कि हर एक पर्सन तक पहुंच जाए और उससे डेटा कलेक्ट करें, या हमारे पास इतना पैसे नहीं है, ठीक है, कि वहाँ तक पहुंच जाए, हर एक इलाके में पहुंच जाए, केपीके में जितने भी इलाके हैं, या हमारे साथ इतना टाइम नहीं है, ठीक है। तो तब हम क्या करेंगे, तब हम एक स्टडी पॉपुलेशन लेंगे, ठीक है। स्टडी पॉपुलेशन मतलब कि एक्चुअल पॉपुलेशन जो एक्सेसिबल है, जो आपके यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल हम क्या लेते हैं, हम एक हॉस्पिटल ले लेते हैं, ठीक है, जो केपीके में हमारे साथ जो बड़े हॉस्पिटल्स है, ठीक है, जैसे कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है KTH, ठीक है, हेबर टीचिंग हॉस्पिटल, तो पेशावर में हमारे साथ हेबर टीचिंग हॉस्पिटल मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे हर एक केपीके के हर एक इलाके से लोग आते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जितने भी लोग आते हैं तो वो केपीके के हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम एक एवरेज डेटा निकालेंगे, ठीक है, कि हमारे साथ ये लोग जो है ना ये एक्सेसिबल भी है और ये एक्चुअल पॉपुलेशन भी है केपीके के। तो हम क्या करेंगे, उन लोगों से डेटा लेंगे, जब उन लोगों से हम डेटा लेते हैं तो हमारे साथ एक एवरेज डेटा आती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उस डेटा को हम सैंपल डेटा या एक्चुअल डेटा या एक्सेसिबल डेटा या स्टडी पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने याद रखना है। अब अगर हमारे साथ ये सैंपल जो है ना ये हमने क्या लिया, गलत लोगों से लिया, मतलब केपीके के अलावा भी हमने और इलाकों के लोगों से भी लिया, तो ये हमारे साथ सैम्पलिंग एरर हो गया। और ये सैम्पलिंग एरर क्या हो सकते हैं, ये रैंडम एरर भी हो सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता ना हो और आप लोग किसी और इलाके के लोगों से डेटा ले ले, ठीक है, या आप लोग जो है ना रैंडमली किसी डेटा को गलत लिख ले, ठीक है, तो तब हमारे साथ ये
रैंडम एरर या सैम्पलिंग एरर भी हो सकती है, जिसके बेस पे सारा रिजल्ट या सारा रिसर्च जो है ना वो खराब हो सकता है। फिर हमारे साथ क्या आती है, एक्सटर्नल पॉपुलेशन आती है। अब एक्सटर्नल पॉपुलेशन क्या है? एक्सटर्नल पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन जो पाकिस्तान से दूसरे इलाकों में गए हैं, ठीक है, दूसरे ममालिक में गए हैं, या दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के लोग वापस पाकिस्तान में आए हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एक्सटर्नल पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम इंक्लूड करेंगे इसी डेटा में, ठीक है, क्योंकि वो भी हमारे साथ पाकिस्तान के ही मखलूक है, ठीक है, जो कि दूसरे ममालिक से आए हैं या दूसरे ममालिक से गए हैं या पाकिस्तान से गए हैं दूसरे ममालिक में। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि केएमसी स्टूडेंट फॉर एडिक्शन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल हम एक रिसर्च करेंगे, ठीक है, केपीके के लोगों पे, तो केपीके में जो केएमसी कॉलेज है, ठीक है, जो हैबर मेडिकल कॉलेज है, तो वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो केपीके के हर एक इलाके से आए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक रिसर्च करेंगे और उसके बेस पे हम क्या करेंगे, एक एवरेज नंबर निकालेंगे कि हमारे साथ केपीके में इतने नंबर में स्टूडेंट्स जो है ना वो एडिक्टेड है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन लोगों ने भी एक सैंपल लिया है। तो सैंपल हम किस चीज़ को कहते हैं? वो उस डेटा को, उन लोगों को जो कि हमारे साथ एक्सेसिबल हो, ठीक है, जो कि हमारे साथ एक्चुअल मौजूद हो। और जो पॉपुलेशन है वो हम किस चीज़ को कहते हैं, या टारगेट पॉपुलेशन जो हमारे साथ यूनिवर्स हो, ठीक है, यानी सारा जो पॉपुलेशन हमें जो टारगेट एरिया मिली है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। लेकिन उस टारगेट पॉपुलेशन तक हम नहीं पहुँच सकते, तो इस वजह से हम एक सैंपल ले लेते हैं कि इस एरिया से जहाँ पे सारे इलाकों के केपीके के सारे इलाकों के लोग आते हैं, तो इस सैंपल से ही हम क्या करेंगे, एक डेटा को कलेक्ट करेंगे जो कि हमारे साथ टारगेट पॉपुलेशन के एवरेज निकालेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, अब हम क्या कर देते हैं, अब हम एक और कंसेप्ट को क्लेरिफाई करेंगे जो कि हमारे साथ क्या है, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। व्हाट इज़ इंक्लूडेड या व्हाट इज़ एक्सक्लूडेड, ठीक है। आप लोग जानते भी होंगे सिंपल वर्ड से, एक्सक्लूडेड वो होते हैं जो कि हम किसी चीज़ से निकाल लेते हैं, ठीक है, और इंक्लूडेड वो होते हैं जब हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में इंक्लूड कर देते हैं या अंदर लाते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि हम जनरल पॉपुलेशन को ले लेते हैं, ठीक है, जनरल पॉपुलेशन को ले लिया, फिर उसके बाद क्या होगा, अब कुछ लोग ऐसे हैं जो कि हम इंक्लूड कर देते हैं हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। जैसे कि लिखा गया है कि हम रिसर्च में वो लोग लेंगे जो कि एज ऑफ लेस देन 60 ईयर हो, ठीक है, जो कि एज ऑफ लेस देन 60 ईयर हो, तो उन लोगों को हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। लेकिन एक्सक्लूडेड क्या होगा, अगर इस 60 ईयर में जितने भी लोग हैं, ठीक है, अगर उसमें कोई भी डायबिटिक हो तो उसको हम एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है, उसको हम निकालेंगे। और जब वो लोग जो कि एज ऑफ 60 हो, ठीक है, और उससे हमने डायबिटिक को निकाल दिया, तो वो हमारे साथ क्या हो गया, स्टडी पॉपुलेशन हो गया। अब यही स्टडी पॉपुलेशन को हम सैंपल भी कह सकते हैं, ठीक है, और ये सैंपल हम किसी एक एरिया में लेंगे जो कि हमारे साथ इंक्लूडिंग हो, ठीक है। व्हाट इज़ पैरामीटर? पैरामीटर जो है ना ये बहुत इजी वर्ड है, ठीक है। पैरामीटर जो है ना ये हमारे साथ किस चीज़ को कहते हैं, किसी भी चीज़ के कैरेक्टरिस्टिक को जब हम देखते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, या पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक को जब हम देखते हैं, ठीक है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक को हम पैरामीटर कहते हैं। अब पैरामीटर के वर्ड्स के साथ आप लोगों ने पॉपुलेशन को याद रखना है, ठीक है, पी याद रखना है। ये MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि पॉपुलेशन जो है ना ये हमारे साथ पैरामीटर में आता है और जो सैंपल है वो स्टेटिस्टिक में आता है, ठीक है। लिखा गया है कि इट इज़ a characteristics of measurement summarized by descriptive statistic for population, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें हम डिस्क्रिप्शन कर देते हैं, ठीक है। तो लिखा गया है कि क्या होता है कि एक पॉपुलेशन की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जब इसको हम मेजर करें, उसको हम समराइज़ करें उस डेटा को, तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर हमारे साथ अननोन होता है क्योंकि उसके लिए, उस पैरामीटर के लिए हम क्या कर देते हैं, एस्टिमेटेड बाय सैंपल कर देते हैं, ठीक है। सैंपल के ज़रिए उसके डेटा को हम एस्टिमेट कर देते हैं। लिखा गया है कि एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, जो हम पाकिस्तान में जितना भी एवरेज इनकम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि एवरेज इनकम उसका 3000 है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, ये जो एवरेज इनकम हम ले लेते हैं तो ये हमारे साथ एक पैरामीटर हो गया, ठीक है। उसका कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं, या HB परसेंटेज लेवल, कितना HB लेवल है पाकिस्तान के पीपल में, ठीक है, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक को भी, यानी पाकिस्तान के लोगों में कितने HB लेवल है, ठीक है। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया और ये भी हम पैरामीटर में लेते हैं। स्टेटिस्टिक क्या होता है,
is the same characteristic set of measurement summarized by descriptive statistic for sample। ठीक है, वो भी बिल्कुल पैरामीटर की तरह एक सेम करेक्टरिस्टिक होते हैं या सेट ऑफ मेजरमेंट ऑर्गेनाइज्ड या समराइज्ड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक होते हैं। ठीक है, लेकिन ये किस चीज़ के लिए? फॉर सैम्पल के लिए। आप लोगों ने रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टैटिस्टिक सैम्पल के जो करेक्टरिस्टिक है उसको हम कहते हैं और जो पॉपुलेशन के करेक्टरिस्टिक होते हैं तो उसको हम पैरामीटर कहते हैं, एस्टिमेटेड बाय सैम्पल। अच्छा, अब डेटा क्या होती है? व्हाट इज़ डेटा? तो आप लोग जानते भी होंगे कि डेटा हमारे साथ क्या होती है? द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन इन न्यूमेरिकल फॉर्म कलेक्टिंग ऑन द वेरिएबल आर कॉल्ड डेटा। ठीक है, जो हम क्या कर देते हैं, जो वेरिएबल्स होते हैं उससे जब हम डेटा को एक न्यूमेरिकल फॉर्म में कलेक्ट कर देते हैं और वो डेटा जो कि हमारे साथ एक मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम डेटा कहते हैं। डेटा के फर्दर टाइप्स है, एक होती है क्वालिटेटिव डेटा, एक होती है क्वांटिटेटिव डेटा। लेकिन यहाँ पे जो सोर्सेज दिए हैं पहले, ठीक है, उसके बाद हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे। सोर्सेज क्या होते हैं डेटा के? देयर आर टू सोर्सेज, एक होती है प्राइमरी सोर्सेज, एक होती है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज वो होती है जो कि एक इंसान खुद चला जाता है किसी इंस्टीट्यूट में, किसी फील्ड में जो कि उससे रिलेटेड हो, ठीक है, उस इंसान से वो फील्ड रिलेटेड हो और वहाँ से वो डेटा को कलेक्ट कर देती है, टू द पॉइंट्स ले लेती है। ठीक है, और दूसरा ये कि वो इतना महंगा भी नहीं होता, उसको फ्री में मिलता है। ठीक है, और वो उस इंफॉर्मेशन को टू डेफाइंटली कलेक्ट कर देता है। ठीक है, और एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट कर देता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइमरी डेटा कहते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा क्या होती है? सेकेंडरी डेटा हमारे साथ किसी और एजेंसी से किसी और पर्पस के लिए जो कि आपसे रिलेटेड ना हो, ठीक है, और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को भी उसमें इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता, ठीक है, आप उसके बारे में ज़्यादा जानते नहीं है, तो कंटेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन। इसके साथ साथ वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेकेंडरी डेटा। फर्दर हमारे साथ आ रहे हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में दो आ रहे हैं, एक होती है क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव। अब पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज़ वेरिएबल। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन या ऑब्जेक्ट या फिनोमेना की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है, जो कि हमारे साथ क्या होती है? दैट इज़ एमिनेबल टू चेंज एंड इज़ मेजरेबल, जो कि चेंजेस उसमें भी आ सकते हैं और इसके साथ साथ वो मेजरेबल भी होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो कि कुछ ऐसी वेरिएबल्स होते हैं जो कि चेंज भी नहीं होते, ठीक है, तो मे और मे नॉट भी चेंज, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं। लिखा गया है कि क्वांटिटेटिव क्या होती है, क्वालिटेटिव क्या होती है। तो क्वालिटेटिव हमारे साथ क्या होती है? क्वालिटेटिव को हम कैटेगोरिकल डेटा भी कह सकते हैं या एट्रीब्यूट डेटा भी कह सकते हैं। ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अब रिमेंबर रखना है। कैन बी सेपरेटेड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ये हमारे साथ डिफरेंट कैटेगरीज में सेपरेटेड हो गई होती है, ठीक है, दैट आर डिस्टिंग्विश बाय सम नॉन न्यूमेरिकल कैरेक्टरिस्टिक आर क्वालिटी, जो कि क्या होती है? जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जेंडर हो गया, जेंडर आप लोग काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि जो सेक्स हो गया, जेंडर हो गया, ठीक है, यानी मेल फीमेल, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, बल्कि ये तो जेंडर होता है, ये क्वालिटी हो गई। ऑक्यूपेशन हो गया, इसको भी आप लोग न्यूमेरिक में नहीं लिख सकते, ठीक है, या उसको भी आप लोग काउंट नहीं कर सकते, तो ये हमारे साथ क्वालिटी हो गया। क्वान्टिटेटिव क्या होती है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम मैयर कर सकते हैं। इन अ मैयरिंग फॉर्म या नंबरिंग में जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, फिर लिखा गया है कि क्वालिटेटिव के फर्दर टू टाइप्स है। क्वालिटेटिव के जो टू टाइप्स है उसको भी आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, एक है नॉमिनल और एक है ऑर्डिनल। नॉमिनल क्या होती है? नॉमिनल में हम क्या कर देते हैं, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, उसमें आइडेंटिफायर्स आते हैं। किस तरह से आइडेंटिफायर्स? फॉर एग्जांपल आपका टेलीफोन नंबर हो गया, आपका CNIC नंबर हो गया, ठीक है, आपका नेम हो गया, आपका लेबल हो गया, आपकी कैटेगरीज हो गई, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका नॉमिनल है, या आपका जो इतने ग्रुप हो गया है, ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका नॉमिनल हो गया, ठीक है, नॉमिनल डेटा है। जबकि ऑर्डिनल डेटा में हम क्या कर देते हैं? किसी चीज़ को ऑर्डर में रखते हैं, इसको हम ऑर्डर नहीं देते, ठीक है। किस तरह से लिखा गया है कि कैरेक्टराइज्ड बाय डेटा दैट कंसिस्ट ऑफ नेम, लेबल आर कैटेगरीज ओनली, ठीक है, जो कि हमारे साथ कैटेगरीज में या लेबल्स में या नेम्स में जो डेटा मौजूद हो, ठीक है, किसी चीज़ का नेम हो गया, किसी चीज़ का लेबल हो गया, जो कि आइडेंटिफायर्स हो, ठीक है, या किसी चीज़ का कैटेगरी हो गया, तो ये हमारे साथ क्या है? ये नॉमिनल डेटा है।
द डेटा कैन नॉट बी अरेंज्ड इन एन ऑर्डरिंग स्कीम। इसको हम ऑर्डरिंग स्कीम में यानी लो टू हाई, हाई टू लो, ठीक है, या मिडल सॉरी जो क्या होते हैं हाई लो मिडल, इस तरीके से इसको हम इस तरीके से यानी ऑर्डरिंग स्कीम में हम नहीं लिख सकते, ठीक है। इसको हम जस्ट लेबल्स नेम्स वगैरह के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्यूपेशन हो गया, ठीक है, ये एग्जांपल्स आप लोगों ने रिमेंबर रखना है, यहीं से है जो MCQ से वो उठाएगा। ऑक्यूपेशन हो गया, गवर्नमेंट सर्विस हो गया, ठीक है, बिज़नेस हो गया, इसको हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि आप लोग किस तरह से बिज़नेस को या टीचर को या गवर्नमेंट सर्विस को या जो सर्वे रिस्पॉन्स जिस तरह से येस नो हो गया, ठीक है, येस नो आंसर हो गया, तो उसको आप लोग काउंट नहीं कर सकते। तो ये हमारे साथ नॉमिनल डेटा में आता है। जबकि ऑर्डिनल डेटा क्या होती है? ऑर्डिनल डेटा वो डेटा होती है जो कि हमारे साथ एक ऑर्डर में प्रेजेंट होती है, ठीक है। किस तरह से? इन्वॉल्व डेटा दैट मे बी अरेंज्ड इन सम ऑर्डर, वो डेटा जो कि हमारे साथ एक ऑर्डर के ज़रिए से अरेंज किया गया हो, बट डिफरेंसेस बिटवीन डेटा वैल्यू आइदर कैन नॉट बी डिटरमाइंड आर मीनिंगलेस, ठीक है। लेकिन क्या हो सकती है, अगर हम उस डेटा को, ठीक है, उसके गैप को, उस टू कैटेगरीज के गैप को मालूम ना करें तो ये हमारे साथ क्या होती है? ये हमारे साथ मीनिंगलेस होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी स्केल के ज़रिए से हम किसी चीज़ को मैयर कर देते हैं, ठीक है, तो वो उस चीज़ को जब हम मैयर कर देते हैं तो वो हमारे साथ मीनिंगफुल हो गया। लेकिन अगर हम उसको मैयर ही ना करें, उस गैप को मालूम ही ना करें, तो वो हमारे साथ मीनिंगलेस हो गया। जैसे कि हमें फॉर एग्जांपल पता नहीं चलता कि व्हाट इज़ द गैप बिटवीन पुअर एंड मिडल, ठीक है, या पुअर एंड हाई, ठीक है, तो तब हम क्या कहेंगे? इसको हम मीनिंगलेस कहेंगे। इसके साथ साथ इसका एग्जांपल हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं कि सिवियरिटी ऑफ कप हो गया। किस तरह से सिवियरिटी ऑफ कप? यानी कप जो है ना वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, ठीक है। तो इस आर्डर के ज़रिए से हमें मालूम होता है। अगर हमें मालूम ना हो कि ये माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है, तो तब हम ये मीनिंगलेस हो गया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक स्टेटस है, तो इकोनॉमिक स्टेटस में हम पुअर, मिडिल, अपर क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके गैप को हम इस आर्डर के ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। और वो डेटा जो कि हमारे साथ इसी तरीके आर्डर के साथ अरेंज किया गया हो तो उसको हम वेरिएबल्स में ऑर्डिनल वेरिएबल या ऑर्डिनल डेटा कह सकते हैं। अब हमारे साथ आती है क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है। ये क्वालिटेटिव के 2 टाइप्स थे, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। अब क्वांटिटेटिव के जो डेटा के 2 टाइप्स है वो कौन कौन से हैं? एक है कंटिन्यूस और एक है डिस्क्रीट, ठीक है। तो कंटिन्यूस डेटा वो होती है जो कि इनफाइनाइट हो, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और जो फाइनाइट हो तो वो हमारे साथ डिस्क्रीट होती है, ठीक है। तो वो डेटा जो कि क्या हो, जो कि हमारे साथ पॉइंट्स में यानी जो डिसिमल होती है उसमें मौजूद हो, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूस डेटा कह सकते हैं। यानी आप लोग ये स्केल को देख ले, ठीक है, तो इस स्केल में क्या किया है आप लोग? अगर इसको देख ले तो ये 0 से स्टार्ट नहीं है, एक तो ये है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये 2 से स्टार्ट है और 2.1 हम कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वो पेंसिल क्यों नहीं आता? अच्छा छोड़ो, बस ये देख लो कि ये जो 2 है इसके और 3 के बीच में क्या है? और भी लाइन्स है, ठीक है, 5 लाइन्स है तकरीबन। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि 2.1 एक लाइन को, दूसरे लाइन को 2.2, 2.3, 2.4, 2.4, 2.5, 2.6, 2.6, इस तरीके से हम इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इनफाइनाइट हो गया। लिखा गया है कि न्यूमेरिकल डेटा रिजल्ट फ्रॉम इनफाइनाइटली पॉसिबल वैल्यू दैट करस्पॉन्ड टू सम कंटिन्यूस स्केल, ठीक है, जिसको हम एक कंटिन्यूस स्केल के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट कवर अ रेंज ऑफ वैल्यू विदाउट गैप, जिसको विदाउट गैप, विदाउट इंटरप्रिटेशन, विदाउट जंप्स, यानी 2 से डायरेक्ट जंप हम नहीं ले सकते 3 की तरफ, बल्कि हम क्या कहेंगे कि 2 और 3 के बीच में भी 10 पॉइंट्स मौजूद थे, ठीक है। तो इसको हम विदाउट जंप, विदाउट इंटरप्रिटेशन, बिल्कुल करेक्ट डेटा हमारे साथ आती है यहाँ पे, ठीक है, कोई भी गैप वगैरह मौजूद नहीं होते। तो वो डेटा जो कि इनफाइनाइटली हो तो उसको हम क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखना है। और डिस्क्रीट वो होती है जो कि फाइनाइट हो। किस तरह से? डेटा रिजल्ट व्हेन द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू इज आइदर अ फाइनाइट नंबर और अ काउंटेबल नंबर, एक काउंटेबल नंबर के रूप में मौजूद है। किस तरह से?
फॉर एग्ज़ाम्पल वो भी काउंटेबल रूप में हो सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स में होते हैं, डेसिमल में होते हैं। और ये जो है ना 0 से स्टार्ट लेते हैं और इसके बीच में वो गैप भी मौजूद होता है, ठीक है। किस तरह से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से जब हम लिख लेते हैं तो उसको हम कंटिन्यूस नहीं कहते, बल्कि इसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। जबकि पॉइंट्स में मौजूद हो, डेसिमल में मौजूद हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फिर कंटिन्यूस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ फर्दर वेरिएबल्स में अब एपिडेमियोलॉजिकल यानी जो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्वेबल डेटा होती है, ठीक है, उसकी बेस पे अब क्लासिफिकेशन हो गई। ये अब एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आप लोगों ने याद रखना है कि एपिडेमियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी ऑब्जर्वेबल या एक्सपेरिमेंटल क्लासिफिकेशन के बेस पे अब 2 टाइप्स है। एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो कि किसी चीज़ पे डिपेंड करता हो, ठीक है, किसी इंडिपेंडेंट पे डिपेंड करता हो। किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि जो लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से काज होती है, ठीक है। तो अगर एक इंसान स्मोकिंग को ना करे तो लंग कैंसर काज नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे साथ एक एग्जांपल हो गया। तो अब ये जो लंग कैंसर है ये डिपेंड कर देती है किस चीज़ पे, स्मोकिंग पे। तो स्मोकिंग हमारे साथ इंडिपेंडेंट है, जबकि लंग कैंसर जो है ना वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो किसी भी इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट जो है ना, अगर वो इंडिपेंडेंट पे क्या करे, वहाँ पे डिपेंड करे, ठीक है, तो उसको हम क्या, उस वेरिएबल को हम कहते हैं कि ये हमारे साथ एपिडेमियोलॉजिकल वेरिएबल है। तो लिखा गया है कि आर डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ वन विच चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग चेंज, ठीक है। हमारे साथ एक डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर चेंजेस हम ला सके तो उसके रिजल्ट को चेंज कर सकता है, ठीक है। यानी एक डिजीज़ या उसका आउटकम जो है ना वो चेंज हो सकता है किसी भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की चेंजेस की वजह से। इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कलेक्टेड मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, ठीक है। और वो इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है वो किसी रिसर्चर ने कलेक्ट किया गया होगा, या उसने मैनिपुलेट किया गया होगा, या उसने मालूम किया गया होगा कि रिसर्च के ज़रिए से प्रूफ हो गया है कि ये डिजीज़ इस रिस्क फैक्टर या इस एक्सपोजर की वजह से काज होती है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने आप लोगों को रिस्क फैक्टर बताया कि स्मोकिंग जो है ना वो लंग कैंसर यानी डिजीज़ को काज कर सकती है। तो जो लंग कैंसर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और जो स्मोकिंग है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है वेरिएबल का, ठीक है। लिखा गया है कि क्या होता है कि साइंटिस्ट विल मैनिपुलेट द विटामिन सी इनटेक इन अ ग्रुप ऑफ लेट्स से 100 पीपल हु आर ओवर द एज ऑफ 40 ईयर, ठीक है। एक साइंटिस्ट है और उसने क्या किया, उसने विटामिन सी इनटेक को स्टार्ट किया, ठीक है। विटामिन सी कैप्सूल जो होते हैं उसको स्टार्ट किया 100 पीपल में। तकरीबन उसने अपना जो पॉपुलेशन ले लिया वो कितना है, 100 पीपल है, ठीक है। अपने टारगेट पॉपुलेशन में उसने जो उसका जो इंक्लूडेड एरिया है या इंक्लूडेड डेटा है वो कौन सा है, इंक्लूडिंग लोग जो है ना वो 40 ईयर के ओवर जो है, ठीक है। 40 ईयर से अबाउट जितने भी लोग हैं उसने उसको इंक्लूड किया, और जो एक्सक्लूडेड डेटा है वो कौन से है, 40 से बिलो, ठीक है। 50 people will be given daily high dose of vitamin C and 50 people will be given a placebo pill। placebo pill वो पिल्स होती है जो कि मतलब आम जो पिल्स होती है उसमें कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, वाटर होते हैं तश ओनली, सॉरी। अच्छा, तो लिखा गया है कि जो हमारे साथ 50 लोग हैं उसको हम विटामिन सी के डोज देंगे, हाई डोज, ठीक है। और 50 लोगों को हम क्या करेंगे, प्लेसेबो पिल, जो कि उसमें कुछ भी नहीं होता, ठीक है, हाली पिल्स होते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या होता है, और तकरीबन 25 ईयर्स तक देंगे, ठीक है। कितने पीरियड में देंगे, 25 ईयर्स तक ये रिसर्च चलेगा। द गोल इज़ टू सी इफ़ द हाई विटामिन सी अफेक्टेड द पीपल लाइफ स्पेन। क्या ये विटामिन सी का हाई डोज जो है ना ये लाइफ स्पेन को इफेक्ट करेगा, लाइफ स्पेन को ज़्यादा करेगा कि नहीं, ठीक है। यानी लाइफ स्पेन को, उसकी जो ज़िंदगी है उसमें थोड़ा बढ़ाव लाएगा कि नहीं, लिखा गया है। अब रिसर्च का जो डाटा आया है हमारे साथ वो क्या आया है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये है कि ऑफ यूर डेली विटामिन सी इनटेक कैन डिटरमाइन द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ यूर लाइफ स्पेन, ठीक है। कि क्या होता है
कि आपका लाइफ स्पेन जो है ना अब इस विटामिन सी कैप्सूल यानी जो इंडिपेंडेंट है उस पर डिपेंड है, ठीक है। जो तो लाइफ स्पेन क्या हो गया, वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और विटामिन सी इंटेक जो है ना वो क्या हो गया, ये हमारे साथ इंडिपेंडेंट हो गया। अगर हम किसी को विटामिन सी कैप्सूल देंगे तो उसका लाइफ जो है ना वो बढ़ेगा, अगर हम किसी को नहीं देंगे, प्लेसेबो देंगे, तो उसका लाइफ स्पेन जो है ना वो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, वही रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा अब लिखा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च क्वेश्चन फॉर टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, किसी भी टाइप ऑफ डेटा के लिए हम किस तरीके से रिसर्च क्वेश्चनिंग करेंगे। तो वहाँ यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हैं, इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग निकाल सकते हैं अपने रिसर्च के लिए, ठीक है। तो लिखा गया है कि आर बर्थ वेट ऑफ न्यू बॉर्न ऑफ मदर एक्सपोज टू स्मोकिंग, ठीक है, लोअर देन दूस हुज मदर आर नॉट एक्सपोज। दूसरा हमारे साथ क्वेश्चन क्या है कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन मदर न्यूट्रिशनल, क्या न्यूट्रिशनल का पहले क्वेश्चन में क्या है कि स्मोकिंग का कोई बर्थ वेट पे इफ़ेक्ट कर देता है कि नहीं न्यूबॉर्न बेबी का, ठीक है, यानी जो मदर से वो अगर स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी बर्थ वेट क्या है बेबी का, और जो वो मदर जो कि स्मोकिंग नहीं कर रही है, ठीक है, तो उसकी बर्थ वेट क्या है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि क्या मदर की जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो डिपेंड कर देता है कि नहीं, उसका कोई रिलेशनशिप है कि नहीं बर्थ वेट लो बर्थ वेट के साथ, ठीक है, बेबीज़ का। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है कि डज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ स्टे ऑफ अ न्यू बॉर्न मेल बेबी इन ICU मोर देन न्यू बॉर्न फीमेल बेबी, क्या एक न्यू बॉर्न मेल या फीमेल बेबी के बीच में कौन से बेबी को हम ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए ICU में रखते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा भी होगा कि मेल बेबी से ज़्यादा लोग प्यार करते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल बेबी, ठीक है। तो कौन से बेबी को आप लोग ज़्यादा जो है ना ICU में रखेंगे, ठीक है, या कितना ड्यूरेशन है, ज़्यादा ड्यूरेशन कौन सा ज़्यादा है, कौन से बेबी का, मेल या फीमेल बेबी का ज़्यादा है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि इज़ देयर एनी इफेक्ट ऑफ एजुकेशन ऑफ मदर ऑन प्रिवलेंस ऑफ डायरिया अमॉन्ग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर, ठीक है। यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या एक मदर जो कि एजुकेटेड मदर हो, ठीक है, तो उसकी एजुकेशन जो है ना वो एक बेबी के लिए, एक डायरिया वाली बेबी के लिए क्या ज़रूरी है कि नहीं, ठीक है, उसका कोई इफ़ेक्ट है कि नहीं, यानी एजुकेशन का, मदर का एजुकेशन जो है ना वो बच्चों पे कोई इफ़ेक्ट कर देता है कि नहीं। अगर एक बेबी है और उसकी मदर जो है ना वो एजुकेटेड है तो वो अपने बच्चे के लिए जल्दी जल्दी से जो ग्लूकोज है वो बनाएगा, ठीक है, अगर उसके बेबी को क्या हो गया है, डायरिया हुआ है। और अगर एक अनएजुकेटेड मदर है तो वो क्या करेगा, वो उस दौरान जो कि उसको पता भी नहीं है कि किस तरह से ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है, घर में, या क्या करें बेबी के साथ, ठीक है, तो उसको कुछ भी पता नहीं होता, तो क्या ये इफ़ेक्ट कर देता है उसके लाइफ पे, उस बेबी के डिज़ीज़ पे, ठीक है। तो हाँ कर देता है, ये भी ज़ाहिरी बात है, ठीक है। अच्छा, एग्जांपल फर्दर दिए गए हैं कि रिसर्च वाज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकिंग इन पेशावर। एक रिसर्चर है, ठीक है, और उसका जो रिसर्च स्टडी पॉपुलेशन है तो वो कौन सी एरिया है, पेशावर है, ठीक है। रिसर्च स्टडी पॉपुलेशन जो एरिया है वो कौन सी एरिया है, पेशावर है, ठीक है, और उसमें किन लोगों की रिसर्च करना चाहता है, तो एडल्ट स्मोकर्स की। अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज, एक रैंडम सैम्पल लिया है 10,000 एडल्ट्स का, ठीक है, उसने 10,000 एडल्ट को सेलेक्ट किया है। इट वाज ऑब्जर्व दैट 42% ऑफ द एडल्ट वर स्मोकर, और उसने उस 10,000 लोगों में से ऑब्जर्व किया कि 42% जो एडल्ट हैं वो हमारे साथ स्मोकर हैं। तो अब आप लोगों से क्वेश्चन किस तरह से होंगे एक रिसर्च में, ठीक है, किस तरह से आप लोग क्वेश्चंस को फिल करेंगे। लिखा गया है कि व्हाट वाज द रिसर्चर पॉपुलेशन। अब रिसर्चर पॉपुलेशन क्या था, तो रिसर्चर पॉपुलेशन हमारे साथ क्या है, रिसर्चर पॉपुलेशन जो है ना एडल्ट स्मोकर इन पेशावर है, ठीक है। व्हाट वाज द रिसर्चर सैम्पल, आपका सैम्पल क्या था, तो सैम्पल साइज 10,000 एडल्ट का था, ठीक है। व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्चर का जो मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट था वो कौन सा डेटा था, तो वो क्वालिटेटिव डेटा था, ठीक है। अच्छा सॉरी, व्हाट वाज द मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन द रिसर्चर का जो मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट था तो वो क्या था कि वो मालूम करे कि एडल्ट स्मोकर में कितने लोग जो है ना वो स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है कि स्मोकर्स जो थे, ठीक है, एंड व्हाट टाइप ऑफ मेजरमेंट, कौन से टाइप ऑफ मेजरमेंट, रिसर्चर्स का जो डेटा था वो कौन से टाइप का था, ठीक है, तो वो क्वालिटेटिव था। और इसके साथ साथ व्हाट वाज द पैरामीटर इंटरेस्ट, पैरामीटर का जो इंटरेस्ट था वो कौन सा था, तो उसका इंटरेस्ट क्या था, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट था, ठीक है। उसका इंटरेस्ट जो है ना यहाँ पे दिया गया है ना कि स्टडी इंटरेस्टेड इन स्टडी द प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर, ठीक है। तो उसका जो प्रोपोर्शन, उसका जो इंटरेस्ट था वो किस चीज़ में था, पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो प्रोपोर्शन ऑफ एडल्ट स्मोकर, यानी उसकी करेक्टरिस्टिक को देखो आप लोग यहाँ पे करेक्टरिस्टिक को देख सकते हैं कि स्मोकर्स जो एडल्ट स्मोकर्स हैं, यानी जो एडल्ट की जो करेक्टरिस्टिक क्या है, स्मोकिंग है, ठीक है। तो उसकी इंटरेस्ट के बेस पे ये मालूम करना चाहता है, ठीक है। और लास्ट में हमारे साथ जो एस्टिमेट डेटा आई है तो वो कितनी थी, 42% लोगों की जो स्मोक करने के लिए थे, ठीक है। अब आप लोग इस एग्जाम्पल का आंसर देंगे। लिखा गया है कि रिसर्चर वाज इंटरेस्टेड इन स्टडी द एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। लिखा गया है कि एक रिसर्चर का जो इंटरेस्टिंग स्टडी है वो किस चीज़ पे है, उसका इंटरेस्ट है इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, कि कितना इनकम आता है पाकिस्तान के लोगों के घरों में, ठीक है, यानी मंथली जो इनकम होता है। अ रैंडम सैम्पल ऑफ साइज 1000 हाउस होल्ड वॉज सेलेक्टेड, 1000 हाउस होल्ड को उसने सेलेक्ट किया, ठीक है। उसका जो रैंडम सैम्पल था वो कितना था, 1000 लोगों का था। द एवरेज इनकम ऑफ दिस हाउस होल्ड वाज Rs 3000, ठीक है। और उसका जो एवरेज इनकम था हाउस होल्ड का, ठीक है, पर मंथ, तो वो कितना था, वो 3000 का था, ठीक है। तो लिखा गया है कि व्हाट इज़ योर पॉपुलेशन, आपका पॉपुलेशन क्या था, पॉपुलेशन जो है था ना वो आप लोग भी आंसर लिख ले, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन क्या था, हाउस होल्ड इन पाकिस्तान था, ठीक है। और दूसरा हमारे साथ क्या है, व्हाट इज़ द योर सैम्पल, आपका सैम्पल क्या था, तो 1000 हाउस होल्ड हो गया, हाँ 1000 हाउस होल्ड हो गया। व्हाट इज़ योर मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, आपका मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, तो इसका मेजरमेंट ऑफ इंटरेस्ट है कि स्टडिंग द एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, एवरेज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इन पाकिस्तान। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है कि इसका जो डेटा है वो कौन सा टाइप है, तो उसका डेटा क्या था, व्हाट टाइप ऑफ डेटा आर यू डीलिंग विथ, तो ये तो डेटा हमारे साथ क्या है, ये क्वांटिटेटिव है, ठीक है। क्यों क्वांटिटेटिव है, क्योंकि हम नंबरिंग के साथ स्टडी करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि 3000 Rs, ठीक है, उसका इनकम मालूम करना, तो ये हम काउंट कर सकते हैं, तो ये हमारे साथ क्या है, क्वांटिटेटिव है। और क्वांटिटेटिव में फिर कौन सी है, कंटिन्यूस है, ठीक है। व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट, अब पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट हमारे साथ कितना था कि जो इसका जो क्या है, इसका जो करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक में लिखा गया है कि इसका जो इनकम हो गया, ठीक है, एवरेज इनकम हो गया। और लास्ट में हमारे साथ क्या है कि इसके एस्टिमेट जो हमारे साथ पैरामीटर आई है तो वो 3000 पर मंथ आई है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वही आंसर दिए गए हैं, ठीक है। और आप लोगों से भी एक क्वेश्चन किया है, इसका आंसर आप लोगों ने देना है। अगर फिर आप लोग नहीं दे सके तो मैं आप लोगों के साथ कमेंट सेक्शन में भी शेयर करूँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे साथ जो क्वेश्चन है, होमवर्क है आप लोगों का, तो वो क्या है कि इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी वाज कैरिड आउट इन पेशावर टू सी whether obesity is associated with hypertension in young adult। लिखा गया है कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के ज़रिए से, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हमारे साथ यहाँ पे प्रूफ हुआ है कि पेशावर में जितने भी ओबीस लोग देखे जाते हैं, ठीक है, तो उसकी मेन पॉइंट क्या है, हाइपरटेंशन है। यंग एडल्ट में हाइपरटेंशन की वजह से ओबेसिटी हो रही है, ठीक है। The investigator decided that it was not feasible to take sample from all the young एडल्ट इन पेशावर। अब इन्वेस्टिगेटर ने ये डिसाइड किया कि ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है कि हम सारे एडल्ट से, पेशावर में जितने भी यंग एडल्ट है उससे डेटा कलेक्ट कर सकें। इट वॉज फिल्ड बाय द इन्वेस्टिगेटर दैट कमर्शियल फिटनेस सेंटर। अब उसने ये डिसाइड किया कि अगर हम एक कमर्शियल फिटनेस एरिया में या जिम में जा सके, ठीक है, तो वहाँ से हमारे साथ एक गुड सोर्स आ सकती है कि जितनी भी वहाँ पे यंग एडल्ट है, ठीक है, ओबीस, तो उससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। अ रैंडम सैम्पल ऑफ यंग एडल्ट वाज स्टडी फ्रॉम सेवरल फिटनेस सेंटर, ठीक है, तो इसका जो रैंडम स्टडी है वो हम सेवरल फिटनेस सेंटर से ले सकते हैं। रैंडम सेलेक्टेड फ्रॉम
detailed list of fitness center in Peshawar and the body weight of and blood pressure on the selected subjects was measured. ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है कि रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम डिटेल लिस्ट ऑफ फिटनेस सेंटर। अब वहाँ पे जितनी भी फिटनेस सेंटर लिस्ट है, ठीक है, तो वहाँ से कुछ रैंडमली उसने सेलेक्ट किया कि यहाँ के सेंटर को हम जाएंगे और वहाँ की जितनी भी यंग एडल्ट है, ठीक है, जो ओबीस है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, वहाँ से हम डाटा को कलेक्ट करेंगे। एंड द बॉडी वेट एंड ब्लड प्रेशर ऑफ द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट वाज मेजर, और हर एक का बॉडी वेट और उसके साथ साथ उसका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी हम मेजर करेंगे, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे प्रूफ हुआ है कि हाइपरटेंशन जो है ना इसकी ओबेसिटी का वजह है। ठीक है। अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि आप लोगों ने यहाँ से आंसर को उठाने हैं। व्हाट इज़ द टारगेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी, आपका टारगेट पॉपुलेशन क्या है? तो टारगेट पॉपुलेशन जो पेशावर के यंग एडल्ट्स है। ठीक है। व्हाट इज़ द स्टडी in this study, ठीक है। व्हाट इज़ द स्टडी पॉपुलेशन इन दिस, अब स्टडी पॉपुलेशन क्या है? तो आपका जो टारगेट पॉपुलेशन है वो पेशावर का है, ठीक है, और जो स्टडी है वो यंग एडल्ट है। डज द सैम्पल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन, क्या जो सैम्पल रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, तो क्या वो हमारे साथ, डज द सैम्पल रिप्रेजेंट द स्टडी पॉपुलेशन? येस। डज द स्टडी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द टारगेट पॉपुलेशन? सो इसका आंसर भी येस है। ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत जल्द आप लोगों का आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।